तो चलिए, स्वागत है आपका भाई हिस्ट्री के क्लास में। और जो आज का क्लास है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से मेरे भाई। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन मेरे भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। तो चलिए, आपसे एक गुजारिश है मेरे भाई कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा मेरे भाई। चलिए, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है मेरे भाई, प्लीज़ कृपया सपोर्ट कीजिएगा मेरे भाई। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे भाई। तो चलिए, आज का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1912 में अधिवेशन संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ था? 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ बांकीपुर बिहार में। बांकीपुर बिहार में कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कांग्रेस के एक अधिवेशन में किस गवर्नर जनरल ने भाग लिया? तो लॉर्ड विलिंगटन भाग लिया था बम्बई के। 1915 में बम्बई का गवर्नर था। कांग्रेस के एक अधिवेशन में किस गवर्नर जनरल ने भाग लिया था? तो लॉर्ड वेलिंगटन बम्बई में 1915 में भाग लिया था, जो बम्बई का गवर्नर था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट तीन महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। एनी, नालोनी और सरोजनी। एनी, नालिनी और सरोजनी मेरे भाई याद रखिएगा। मात्र 3 महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट और नालिनी सेन गुप्ता और सरोजनी नायडू, ये सब बनी थी मेरे भाई। चलिए, नेक्स्ट है, किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला का अध्यक्ष में चुना था? तो कलकत्ता अधिवेशन में चुना था 1917 ईस्वी में। कलकत्ता अधिवेशन में चुना था 1917 ईस्वी में। चलिए, एनी बेसेंट को ही। भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बना था? तो बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय अखिल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहे या संबंध नहीं रहे? सर सैयद अहमद खां। उनका भारतीय राष्ट्रीय ये कांग्रेस से कोई संबंध नहीं था मेरे भाई। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 ईस्वी के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु किसे उनके सहयोग हेतु चुना गया था? तो चुना गया था NC केलकर और IB सेन को। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 ईस्वी के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु किसे उनके सहयोग हेतु चुना गया था? तो NC केलकर जी को और IB सेन जी को गांधी जी के साथ चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो अमृतसर का अधिवेशन था 1919 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, वो अमृतसर का अधिवेशन था 1919 ईस्वी में। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो लाल बाल पाल गुट में से एकमात्र लाल लाजपत राय कलकत्ता के विशेष अधिवेशन 1920 के लिए चुने गए थे अध्यक्ष पद पर। लाल बाल पाल में से एकमात्र व्यक्ति थे लाला लाजपत राय, जो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन स्पेशल अधिवेशन 1920 में ये इनको अध्यक्ष पद पर चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता किसने की थी? विजय राघव चेरियार ने की थी। विजय राघव चेरियार ने की थी। अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार कांग्रेस ने देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित की थी? नागपुर अधिवेशन 1920 में देशी रियासतों के लिए अपनी नीति घोषित की थी। नागपुर अधिवेशन 1920 में कांग्रेस के किस सत्र में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई थी? नागपुर अधिवेशन 1920 में ही। कांग्रेस के किस सत्र में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई थी? नागपुर अधिवेशन 1920। नागपुर अधिवेशन 1920।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। वर्ष वर्ष 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चितरंजन दास थे। 1922 के गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चितरंजन दास थे। सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे? अबुल कलाम आजाद दिल्ली के अधिवेशन 1923 में अध्यक्षता किए थे। विशेष अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति अबुल कलाम आजाद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रगीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस में विरोध किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में विरोध किया गया था? काकीनाडा कांग्रेस में मोहम्मद अली द्वारा 1923 में विरोध किया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस में विरोध किया गया था? कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस में विरोध किया गया था? तो काकीनाडा जो कांग्रेस पार्टी थी, मोहम्मद अली द्वारा 1923 में विरोध किया गया था। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की। वह अधिवेशन कौन था? कर्नाटक के बेलगांव में 1924 में। कर्नाटक के बेलगांव में 1924 में उस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी किए थे और मात्र एक बार किए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, कानपुर 1925 से 40वां। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बोलेगा तो सरोजिनी नायडू हैं, कानपुर से 1925 ईस्वी में 40वां अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मेरे भाई। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? 1927 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन में। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? 1927 ईस्वी मद्रास अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1929 ईस्वी में। जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू साहब बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? तो यही थे जवाहरलाल नेहरू। और पूर्ण स्वराज का मांग भी हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज का मांग भी हुआ था। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? लखनऊ अधिवेशन 1936। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? लखनऊ के 1936 ईस्वी के अधिवेशन में। कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी? फैजपुर में, महाराष्ट्र 1937 ईस्वी में। कांग्रेस ने अपने कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी? फैजपुर में, महाराष्ट्र में 1937 ईस्वी में। वर्ष 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस साहब को चुना गया था और इनके विरोध में खड़ा हुए थे। गांधी जी ने अपना प्रत्याशी खड़ा था सिद्धारामैया को, जिसको हराकर सुभाष बाबू ये बने थे 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया मेरे भाई, इनको इस्तीफा देना पड़ा था, बोस को इस्तीफा देना पड़ा था, सुभाष चंद्र बोस साहब को। चलिए आगे का क्वेश्चन हो सकता आएगा। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, हरिपुरा 1938 में। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की, वे कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में जो अध्यक्ष बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी? तो रामगढ़ अधिवेशन 1940 के टाइम में, रामगढ़ अधिवेशन 1940 के टाइम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी।
रामगढ़ अधिवेशन 1940 में। कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 46 ईस्वी तक। कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? अबुल कलाम आज़ाद 1940 ईस्वी से 46 ईस्वी तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी ने की थी। और झंडा समिति के अध्यक्ष भी जेबी कृपलानी साहब थे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी थे। 1946 से 48 ईस्वी भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी साहब थे। 1946 से 1948। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के बैठक जो अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोध निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध को अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए, वे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। गोरिल्ला युद्ध को अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे 1947 के समय में। अप्रैल और मई 1947 के टाइम में ये जवाहरलाल नेहरू साहब थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट स्लाइड, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं। चलिए मेरे भाई, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए? ये महात्मा गांधी ने कहा था। ये इसलिए कहा था कि आज़ादी के बाद कोई ऐसा नहीं बोलकर ये वोट मांगे कि हमारी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए अभी भी वोट हमें दो मेरे भाई। ऐसा कहने के लिए गांधी जी ने ये प्रस्ताव रखा था लोगों के सामने, पर ऐसा नहीं हुआ मेरे भाई। किसे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो 3 बार चुने जाने वाले वो भाग्यशाली व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। 1986 ईस्वी में 1886 नहीं, 1886 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में, 1893 में और 1906 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में और 1906 ईस्वी में। 7 साल आप क्या कर दीजिए, आप 7 साल मेरे भाई प्लस कर दीजिए, 7 साल बाद प्लस कर लीजिए। 86 में 7 प्लस कीजिएगा, 7 × 13 93 में अगर 93 में 7 कीजिएगा तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। 7 + 16, 7 + 7 × 13, 7 + 13 साल का गैप था। 93 और 7 100 और 7 × 13। चलिए मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार चुने गए थे। एक 1909 में लाहौर अधिवेशन में, एक 1918 के दिल्ली अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, 2 बार चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो लाहौर के 1929 ईस्वी में, लाहौर के अधिवेशन 1929 में, लखनऊ 1936 में और फैजपुर 1937 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस का जन्म सेफ्टी बल्ब के रूप में हो रहा है, यह कथन किसका था? तो बेडरबर्न का था। कांग्रेस का जन्म सेफ्टी बल्ब के रूप में हो रहा है, यह कथन किसका था? तो बेडरबर्न का था, विलियम बेडरबर्न। किसने कहा था? कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस
आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उसके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था। लाला लाजपत राय ने कहा था। किसने कहा था? कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। लॉर्ड कर्जन कहा था 1909 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन का ही ऐसा सोच था जिसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस समाप्त हो जाए, कांग्रेस पार्टी ही खत्म हो जाए। ये लॉर्ड कर्जन का कहना था, सन 1900 ईस्वी में कहा था। किसने लिखा था? जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। वाह, ये कर्जन का कहना था, कर्जन का कहना था। सोचिए कैसा दुर्जन सोच था, निर्लज सोच था मेरे भाई। कर्जन का ये कह रहा था कि जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। 1903 में मद्रास के गवर्नर को लिखे पत्र में उल्लेख किया था, लॉर्ड कर्जन ने ऐसा उल्लेख किया था मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। किस एक भारतीय नेता ने यह स्पष्ट किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य कर सके? लाला लाजपत राय। किस एक भारतीय नेता ने यह स्पष्ट किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य कर सके? लाला लाजपत राय का ये मानना था। किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन में 3 दिवसीय तमाशा कहा? 3 दिवसीय प्रारंभिक अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था, 3 दिवसीय तमाशा कहा कि 3 दिन में ये सब खत्म हो जाएगा। मतलब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी? राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। बाल गंगाधर तिलक ने दिया था राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन एवं उसके अध्यक्ष पूरा एक नज़र में मेरे भाई, एक नज़र में। और यहाँ से सवाल तो बनना एकदम निश्चित है मेरे भाई। यहाँ से क्वेश्चन एकदम 100% है कि पूछा जाता है मेरे भाई। चलिए, पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में 1850 ईस्वी में, जो स्थापना वर्ष था। और उस समय प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। द्वितीय अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में 1886 में। द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में। द्वितीय अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी साहब। तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में 1887 में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे बदरुद्दीन तैयब जी और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में। चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में 1888 में। जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था जो कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहा था। चौथा अधिवेशन जो हुआ था इलाहाबाद में 1888 में, जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था जो कांग्रेस का अध्यक्षता कर रहा था। चलिए पांचवा अधिवेशन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। पांचवा अधिवेशन बम्बई में हुआ था 1889 में, जिसकी अध्यक्षता विलियम बेडरबर्न कर रहे थे। पांचवा अध्यक्षता बम्बई में 1889 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता विलियम बेडरबर्न कर रहे थे। छठा अध्यक्षता कलकत्ता के 1890 में फिरोज शाह मेहता इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। सातवां नागपुर में 1891 में हुआ था, पी आनंद चार्लू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1891 नागपुर में सातवां अधिवेशन पी आनंद चार्लू अध्यक्षता कर रहे थे। आठवां अधिवेशन इलाहाबाद में 1992 में व्योमेश चंद्र चटर्जी इलाहाबाद में कर रहे थे 1892 ईस्वी में। नौवां अधिवेशन लाहौर में 1893 में दादा भाई नौरोजी जी की अध्यक्षता में किया गया था। नौवां लाहौर में 1893 में दादा भाई नौरोजी जो प्रथम अध्यक्ष थे, पारसी अध्यक्ष, 1893 में फिर से लाहौर में उनको अध्यक्षता करने का मौका मिला। 10वां अधिवेशन मद्रास में 1894 ईस्वी में। 10वां अधिवेशन मद्रास में, महाराष्ट्र नहीं मद्रास में
1894 में अल्फ्रेड बेब इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अल्फ्रेड बेब इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 11वां अधिवेशन हुआ था पूना में। 1895 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1895 में 11वां जो हुआ था अधिवेशन पूना में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 12वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1896 में। इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह एम सयानी साहब कर रहे थे। 12वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1896 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह एम सयानी कर रहे थे। 13वां अधिवेशन अमरावती में 13वां अधिवेशन अमरावती में हुआ था 1897 में। सी शंकरन नायर की अध्यक्षता में 13वां अधिवेशन अमरावती में हुआ था। 14वां अधिवेशन मद्रास में 1898 में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे आनंद मोहन बोस। 14वां अधिवेशन मद्रास में 1898 में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे आनंद मोहन बोस। 15वां अधिवेशन हुआ था लखनऊ में 1899 में। रोमेश चंद्र दत्त साहब कर रहे थे। रोमेश, यहाँ व्योमेश नहीं है, रोमेश चंद्र दत्त। 15वां अधिवेशन लखनऊ में 1899 ईस्वी में। 16वां अधिवेशन फिर से हुआ था लाहौर में सन 1900 ईस्वी में। एन.जी. चंद्रवारकर किए थे। एन.जी. चंद्रवारकर साहब कर रहे थे 16वां अधिवेशन लाहौर में 1900 ईस्वी में। चलिए 17वां अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में 1901 में। दिनसा ई बाचा साहब कर रहे थे अध्यक्षता। 17वां अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन 1901 में हुआ था। दिनसा ई बाचा साहब कर रहे थे अधिवेशन। 18वां अधिवेशन जो हुआ था अहमदाबाद में हुआ था। 18वां अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था जो 1902 में हुआ था, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब कर रहे थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब अध्यक्षता कर रहे थे। 19वां अधिवेशन हुआ था मद्रास में 1903 में। 19वां अधिवेशन मद्रास में 1903 में लाल मोहन घोष, लाल मोहन, यहाँ बोस साहब नहीं है, लाल मोहन घोष हैं। मद्रास में 19वां अधिवेशन 1903 में उसकी अध्यक्षता लाल मोहन घोष कर रहे थे। 20वां अधिवेशन बंबई में 1904 ईस्वी में सर हेनरी कॉटन साहब इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 20वां अधिवेशन कांग्रेस का जो अधिवेशन था बंबई में 1904 ईस्वी में सर हेनरी कॉटन साहब कर रहे थे। 21वां अधिवेशन बनारस में जो हुआ था 1905 में, उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले साहब, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। 21वां अधिवेशन बनारस में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले साहब कर रहे थे। 22वां अधिवेशन 1906 में फिर से दादा भाई नौरोजी जी को मिला था। फिर से दादा भाई नौरोजी जी को मिला था 1906 में, और दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुके थे, बन चुके थे अब तक में 1906 ईस्वी तक में मेरे भाई। 23वां अधिवेशन सूरत में हुआ था, और सूरत में यहाँ स्थगित हो गया था, स्थगित हुआ था क्योंकि कांग्रेस 2 दल में बट गया था, गरम दल और नरम दल में बट गया था 1907 में, जिस समय उसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे, रास बिहारी घोष साहब कर रहे थे। और 23 में ही फिर से मद्रास में अधिवेशन हुआ, और 1908 में फिर से अध्यक्ष रास बिहारी घोष साहब ही रहे। फिर से 1908 में अध्यक्ष रास बिहारी घोष साहब ही रहे। 24वां अधिवेशन लाहौर में हुआ था 1909 में, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय साहब कर रहे थे। 24वां अधिवेशन 1909 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय साहब कर रहे थे। 25वां अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था 1910 में, सर विलियम बेडरबर्न की अध्यक्षता में, सर विलियम बेडरबर्न की अध्यक्षता में। और 26वां अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। 26वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1911 में, बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में। 1911 में जो हुआ था बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में। 27वां हुआ था बांकीपुर में 1912 में, आर.एन. माधोलकर की अध्यक्षता में रघुनाथ नरसिंह माधोलकर इनका पूरा नाम था। 27वां अधिवेशन बिहार के बांकीपुर पटना में 1912 में हुआ था। रघुनाथ नरसिंह माधोलकर मतलब आर.एन. माधोलकर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 28वां अधिवेशन हुआ था कराची में। 28वां अधिवेशन हुआ था मेरे भाई कराची में 1913 में। कराची में 1913 में हुआ था,
जिसके अध्यक्ष नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर थे, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर। 28वां अधिवेशन जो कराची में हुआ था 1913 में, अध्यक्षता कर रहे थे नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर। 29वां अधिवेशन मद्रास में हुआ था 1914 में, भूपेंद्र नाथ बोस कर रहे थे। 29वां अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था 1914 में, भूपेंद्र नाथ बोस इनकी अध्यक्षता कर रहे थे। 30वां अधिवेशन जो हुआ था बम्बई में, 30वां अधिवेशन जो बम्बई में 1915 में हुआ था, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा साहब कर रहे थे। सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा बम्बई में 30वां अधिवेशन 1915 में जो हुआ था, उसकी अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा साहब कर रहे थे। 31वां अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था 1916 में, अंबिका चरण मजूमदार साहब कर रहे थे। 31वां जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था लखनऊ में 1916 में, वो अंबिका चरण मजूमदार साहब कर रहे थे। 32वां अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में 1917 में, वो एनी बेसेंट कर रही थी। 17वां अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में 1917 में, 32वां अधिवेशन 1917 में जो कलकत्ता में हुआ था, उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट साहब कर रहे थे। 33वां अधिवेशन जो दिल्ली में हुआ था 1918 में, उसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय साहब कर रहे थे। 33वां अधिवेशन जो दिल्ली में हुआ था 1918 में, उसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय साहब कर रहे थे। और 33वां अधिवेशन में ही विशेष अधिवेशन हुआ था बम्बई में अगस्त 1918 में, तो वहाँ से दोबारा बनाया गया रोमेश चंद्र दत्त को। अध्यक्ष पद दिया गया रोमेश चंद्र दत्त को मेरे भाई। 34वां अधिवेशन हुआ अमृतसर में 1919 में, मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे। 34वां अधिवेशन हुआ था अमृतसर 1919 में, इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू साहब ने किए थे। 35वां अधिवेशन हुआ था नागपुर में 1920 में, सी विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में मेरे भाई। और बाकी बच गया, बाकी आपको मैं कल वाला क्लास में कराऊंगा मेरे भाई। आज नागपुर तक रखता हूं मेरे भाई 1920 तक, बाकी बचा अधिवेशन मैं आपको कल कराऊंगा। सी विजय राघवाचारी देख लेते हैं, यहीं तक दिया है या और आगे दिया है मेरे भाई, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। और आगे भी है मेरे भाई, और आगे कितना है मेरे भाई, थोड़ा ये भी देख लेते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई, बहुत मेहनत भी लगता है मेरे दोस्त, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई। चलिए ये पूरा करा ही देता हूँ, आपको ये पूरा करा ही देता हूँ। 36वां अधिवेशन आपको मैं करा रहा हूँ। 36वां अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था। 1921 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे हकीम अजमल खान शकीर थे। अध्यक्ष थे सी आर दास और हकीम अजमल खान एक्टिव थे, लेकिन अध्यक्ष थे सी आर दास। 36वां अधिवेशन अहमदाबाद 1921 में हुआ था। 27वां अधिवेशन गया में 1922 में। देश बंधु चितरंजन दास 1922 में 37वां गया में हुआ था, बिहार के गया में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे देश बंधु चितरंजन दास। 38वां अधिवेशन हुआ था। 38वां अधिवेशन में विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ था अगस्त 1923 में, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए थे। 1923 में जो हुआ था विशेष अधिवेशन दिल्ली में, उसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब किए थे। 39वां हुआ था बेलगांव में, कर्नाटक के बेलगांव में 1924 में, जिसमें गांधी जी अध्यक्षता किए थे, एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्षता किए थे। 39वां अधिवेशन 1924 महात्मा गांधी साहब किए थे। 40वां अधिवेशन कानपुर में हुआ था 1925 में, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। 40वां अधिवेशन कानपुर में 1925 में, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजनी नायडू साहब ने किया था। गांधी जी के जस्ट बाद सरोजनी नायडू साहब, याद करने का तरीका है 24 के बाद 25 सरोजनी नायडू। 41वां अधिवेशन गुवाहाटी में हुआ था 1926 में, और यहाँ अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर। 41वां गुवाहाटी में जो हुआ था 1926 में, उसकी अध्यक्षता किए थे श्रीनिवास अयंगर। 42वां अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था 1927 में, इसकी अध्यक्षता किए थे M.A. अंसारी साहब ने किया था। 43वां अधिवेशन लाहौर में 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने इसकी अध्यक्षता किया था। 43वां अधिवेशन लाहौर में 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और यही मांग हुआ था पूर्ण स्वराज का।
पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था मेरे भाई। यही 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में। कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, जो कांग्रेस का 44वां अधिवेशन था कराची वाला, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 45वां अधिवेशन हुआ था 1933 में, नलिनी सेन गुप्ता जी के द्वारा। नलिनी सेन गुप्ता अध्यक्षता कर रही थी, अध्यक्ष पद पर थे। 45वां अधिवेशन कलकत्ता 1933 में। 46वां अधिवेशन बंबई में हुआ था 1934 में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब कर रहे थे। 46वां अधिवेशन बंबई में हुआ था 1934 में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब कर रहे थे। 47वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ था 1936 में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 36वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। 47वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ था 1936 में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब कर रहे थे। 48 में जो हुआ था 48वां सम्मेलन जो फैजपुर में हुआ था 1937 में, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। 48वां जो हुआ था सम्मेलन या अधिवेशन फैजपुर में 1937 में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 49वां हरिपुरा में हुआ था 1938 में, सुभाष चंद्र बोस साहब जीते थे। 49वां अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था 1938 में, सुभाष चंद्र बोस साहब इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और 25वां त्रिपुरी हुआ था 1939 में, और यहाँ भी सुभाष चंद्र बोस बाबू जीते थे। और यही आया था त्रिपुरी संकट भी हुआ था मेरे भाई, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को छोड़ना पड़ा था, अध्यक्ष पद का इस्तीफा करना पड़ा था, त्याग करना पड़ा था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद साहब फिर अध्यक्ष बने थे मेरे भाई। 51वां अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में 1940 में, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब कर रहे थे। 1940 में 51वां अधिवेशन हुआ था 1940 में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और 1940 से लेकर के 1945-46 तक रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। और फिर जो 46 में अधिवेशन हुआ था मेरठ के 1946 में 52वां अधिवेशन, उसमें जेवी कृपलानी साहब अध्यक्ष बने थे। और 53वां अधिवेशन जो जयपुर में हुआ था 1948 में, श्री डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया साहब बने थे। जो गांधी जी के कैंडिडेट थे। और यही त्रिपुरी संकट यही हुआ था, जो गांधी जी के कैंडिडेट सीतारमैया पट्टाभी को हरा दिए थे सुभाष चंद्र बोस। और यही त्रिपुरी एक संकट हुआ था, जो आगे के क्लास में मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई, या हो सकता है आप जानते भी होंगे। 53वां अधिवेशन लास्ट हुआ था जयपुर में 1948 में, तब तक देश आज़ाद हो गया था। और उस समय देखते डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई, चैनल पर अगर नए हैं तो। बाकी जो भी कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, समस्या है वीडियो से लेकर के, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे भाई, मैं उसमें सुधार करने का बहुत कोशिश करूंगा मेरे भाई। धन्यवाद मेरे भाई। आज भर